हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे मिश्रण मिक्सचर एंड एलिगेशन का ये भाग दूसरा है। यदि आपने पहला भाग नहीं देखा तो एक बार उसको देख लीजिएगा, या फिर आप चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं भाग 2 से ही। पहले वाले पार्ट में मैंने टोटल 10 क्वेश्चन कराया था, जिसमें मैं सस्ती और महंगी वस्तु पर आधारित क्वेश्चन कराया था। आज की क्लास में मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। चाल, समय, दूरी पर आधारित क्वेश्चन कराऊंगा। जानवर और में कितने पैर हैं, कितने सिर हैं पर आधारित क्वेश्चन कराऊंगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर आधारित क्वेश्चन कराऊंगा। लाभ पर आधारित क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप बोल रहे होंगे कि ये सब तो अलग अलग टॉपिक है। बिल्कुल नहीं भाई, सभी के सभी मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन है, क्योंकि सबको मिला के जो है मिश्रण बनाया गया था। तो मिश्रण में इन सब का आना जो है वो ऑब्वियस है। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक होते हैं, चाल, समय, दूरी, लाभ, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है, इन सभी प्रकार का क्वेश्चन जो है वो मिश्रण में आता है। तो सभी को मैं एक ही क्लास में जो है इसको ख़त्म करूँगा। इस वीडियो में भी मैं टोटल 10 क्वेश्चन रखा हूँ, और एक एक प्रश्न को 3 अलग अलग विधि से आपको जो है कैसे बना सकते हैं वो आपको सिखाऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिसको मैं फटाफट इसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, जो लोग डायरेक्ट वीडियो 2 देख रहे हैं। तो देखिए, मिश्रण जो होता है वो कम से कम 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ रहता है। तो मान लीजिए पहली वस्तु आपकी जो है, ये पहली वस्तु आपकी सस्ती है और दूसरी वस्तु महंगी है। तो आप जब इन दोनों को मिलाओगे तो एक औसत मूल्य आप बनाएंगे। इसका मूल्य रहेगा पहली वस्तु का मूल्य, दूसरी वस्तु का मूल्य, जिसको मैं सस्ती महंगी कर रहा हूँ। फिर एक औसत मूल्य बनाते हैं, और फिर यहाँ से जो आपकी मात्रा निकलता है वो हमारा अनुपात के रूप में रहता है। तो सस्ती का सस्ती की मात्रा, और इधर महंगा है तो उसी के नीचे जो है महंगी वस्तु की मात्रा, और इनके बीच में अनुपात रहता है। कहने का मेन मकसद ये है कि आपको जब 2 अलग अलग वस्तुओं को मिलाकर मिश्रण बना रहे हैं ना, तो पहली वस्तु की जो मात्रा रहेगा, चाहे वो रुपए के रूप में हो, तो आपका औसत भी रुपए के रूप में ही होना चाहिए। क्लियर है क्या? चलिए इसी में देखते हैं। मान लीजिए आप जो है 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य पर बात कर रहे हैं। पहली वस्तु का क्रय मूल्य इतने रुपए में मैंने खरीदा, दूसरी वस्तु को मैंने इतने रुपए में खरीदा, और उन दोनों को मिला के एक नया क्रय मूल्य बनाया। मतलब मान लीजिए आपने इसे कहे कि एक चावल को आपने 20 रुपये किलो में खरीदा, एक चावल को आपने 30 रुपये में किलो में खरीदा, और दोनों को मिला के आप बेच रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो औसत रहेगा वो किस पर आधारित रहता है? आपके जो 2 स्थिति रहता है, चाहे वो क्रय मूल्य हो, तो जो हमारा जो औसत जो निकालते हैं ना, उसकी मात्रा निर्भर करता है आपके वो 2 वस्तुएं जिसको मिला के आप मिश्रण बना रहे हैं। मतलब इन तीनों की इकाई क्या होनी चाहिए? आपकी सेम होनी चाहिए। यदि क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य ही होगा। और इसी प्रकार यदि आपका पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है, तो आपको औसत का भी विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। अलग अलग मात्राओं का आप मिश्रण नहीं बना सकते। याद रखिएगा, तीनों का जो मात्रा है वो सेम होनी चाहिए। अब इसी में कंटिन्यू करेंगे। आज बात करेंगे हम कि मान लीजिए आपसे कहे कि आप कुछ दूरी को इतने किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाते हैं, कुछ दूरी को इतने किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाते हैं, तो पूरी यात्रा को कितने किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय किया होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो ये देखिए, कुछ दूरी मान लीजिए आपने कार से तय किया तो कार की चाल, कुछ दूरी को आपने बस से तय किया तो बस की चाल, और ओवरऑल चाल पूछेगा आपसे। तो देखिए, पहले का चाल, दूसरा का चाल और औसत चाल। तो जब हम चाल का जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इससे जो निष्कर्ष निकलता है, जो अनुपात निकलता है, वो समय के रूप में निकलता है। ठीक है क्या? तो पहली का चाल, दूसरी का चाल, फिर औसत चाल, और जो अनुपात निकलेगा वो समय के रूप में रहेगा। इस सभी से संबंधित क्वेश्चन कराऊंगा, बस एक बार इसको आपको रिवाइंड करा दे रहा हूँ। बात करेंगे यदि दूरी की। अब यदि दूरी को पकड़ें कि मान लीजिए 100 किलोमीटर की दूरी कोई आदमी 5 घंटे में तय करता है, लेकिन कुछ दूरी को वो साइकिल से इतने किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और कुछ दूरी को रिक्शा से। तो जब यदि दूरी को लेके चलोगे तो पहली के लिए दूरी, दूसरे के लिए दूरी, और आपका औसत दूरी, और जब दूरी के लिए भी जब अनुपात निकालते हैं तो भी हमें समय के रूप में मिलता है। मतलब चाल के लिए भी अनुपात समय के रूप में होगा, और दूरी के लिए भी अनुपात आपका समय के रूप में होगा। इसीलिए ज़्यादा आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा। चाल के लिए भी समय, दूरी के लिए समय। बट जब बात हम समय के लिए करते हैं तो पहले के लिए समय, दूसरी स्थिति के लिए समय, और औसत भी समय के रूप में रहेगा, और जो अनुपात रहेगा वो दूरी के रूप में रहेगा। कभी भी चाल का अनुपात नहीं पूछेगा आपसे प्रश्न में। इसीलिए याद रखिएगा कि चाल और दूरी के लिए अनुपात में समय होता है,
और समय के लिए अनुपात आपका दूरी होता है। रटना नहीं है भाई, बस एक बार आपको दिखाना था मुझे। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बस आप वीडियो में बने रहिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, वो जैसे मैंने कहा था कि जानवर पर आधारित है। एक घर में 10 पालतू जानवर हैं, उनमें कुछ कुत्ते हैं और कुछ बिल्ली है। दो अलग अलग जानवर की बात हो रही है। प्रत्येक कुत्ता 6 बिस्किट खाता है और प्रत्येक बिल्ली 5 बिस्किट खाती है, ठीक है ना। यदि कुल 56 बिस्किट है तो बिल्ली की संख्या क्या आती है। यहाँ पे मैंने बिल्ली का संख्या कहा है, हो सकता है आपसे प्रश्न में कुत्ते की संख्या भी पूछ सकता है, तो मैं दोनों को बता देता हूँ। तो बिल्ली मैंने भले ही मेंशन कर दिया, लेकिन मैं दोनों का आंसर बताऊंगा। बिल्ली भी पूछ सकता था और कुत्ता ही पूछ सकता था। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को जो है कैसे बना सकते हैं। तो क्या करना है आपको, मैं ये कहता हूँ कि भाई मेरे पास तो ओवरऑल कितने हैं जानवर, 10 है ना। तो मैं मान के चलता हूँ थोड़ी देर के लिए कि मेरे पास जो है, मान लो पूरा पूरा यदि 10 कुत्ते होते तो कितना बिस्किट लगता। क्योंकि देखिए अब इसको क्वेश्चन को मैं ऐसे ही क्यों पकड़ रहा हूँ, उसको भी मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ। मेरे पास एक चीज़ एग्जैक्ट दिया हुआ है, मुझे 10 में से नहीं पता है कितनी बिल्ली कितना कुत्ता है, बट मुझे ये पता है कि मेरे पास कुल कितनी मात्रा में बिस्किट है, 56। मतलब मेरा जो औसत है उसको मुझे दे दिया 56। तो भाई मैंने कहा था कि मात्राएं बराबर होती है। यदि आपको यहाँ पे बिस्किट का संख्या दिया हुआ है तो आपको इधर भी बिस्किट का संख्या ज्ञात करना पड़ेगा, इधर भी बिस्किट का संख्या निकालना पड़ेगा, फिर हम यहाँ पे अनुपात ऐसे निकाल लेंगे। तो अब ये देखिए मेरे पास जानवर की संख्या 10 है, एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन बिस्किट की संख्या मुझे पता है 56। तो मैं कहता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास पूरा का पूरा 10 जानवर जो है वो कुत्ता होता थोड़ी देर के लिए, तो वो कितना बिस्किट खाते। तो भाई 10 है और 6 के हिसाब से खाएंगे तो कितना खा लेंगे जी, 10 छक्के 60, तो मेरे पास 60 बिस्किट होना चाहिए। उसी प्रकार से यदि मैं सोचूं कि यदि मान लीजिए मेरे पूरा का पूरा जो 10 पालतू जानवर है वो बिल्ली होती, तो बिल्ली होती तो कितना, तो 10 और कितना बिस्किट खाते हैं जी, वो 5। तो ये 10 पंचे कितना होता है यहाँ पे, 50 होता। बिस्किट की संख्या निकाल रहे ना, पूरा का पूरा 10 होता तो 10 छक्के 60 बिस्किट खाते हैं उन लोग, और बिल्ली तो 10 पंचे 50 बिस्किट लगता। लेकिन मेरे पास औसत में कितने दिया, 56। मेरा काम खत्म हो चुका है। देखिए इसको घटाना है तो कैसे घटाते हैं, बड़ा में से छोटा, ऐसे तिरछा घटाना रहता है, डायगोनली घटाना रहता है, इस प्रकार से ऐसे। तो देखिए 56 में से आप ऐसे एक बार मैं लिख देता हूँ, पहला क्वेश्चन इसलिए थोड़ा समय लूँगा मैं। 56 में से 50 गया, इधर 6 बचेगा। इस तरफ से आप यदि 60 में से 50 को आप यदि घटाओगे तो भाई मेरे 4 बचेगा। अब देख लो आपका अनुपात में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए आप बोलेंगे अनुपात को तो आप काटते थे सर, तो भाई बिल्कुल काटता हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो अनुपात में क्या है, 6 और 4, टोटल कितने जानवर की बात हो रही थी, 10 की। तो भाई मेरे पास जब अनुपात में डायरेक्ट 10 मिल रहा है तो मैं क्यों काट छाट करूँ। यहाँ पे देखो 6 आगे और ये आगे 4, मतलब कुल मिला के 10 जानवर हुए कि नहीं हुए जी। अब देख लो इस तरफ मैंने किसको रखा था, डॉग को रखा था, क्योंकि देखो 6 बिस्किट लिखा मैंने। और इस तरफ कौन है, हम इसको कैट ले लेते हैं, सी फॉर कैट ले लेते हैं। तो देखिए डॉग की संख्या कितनी आ गई, 6, और कैट की संख्या कितनी आ गई, 4। कुल मिला के 6 डॉग और 4 हमारे पास कैट मतलब बिल्ली है। तो बिल्ली की संख्या, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम आंसर आ जाएगा 4। क्लियर है क्या, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे बना दिया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा देख के। यदि 10 अगर पूरे 10 जानवर आपके हमारे कुत्ते होते तो मुझे 60 लगता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉग और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कैट। तो ये 10 छक्के 60 हुआ मेरे भाई, और ये हुआ मेरा 10 पंचे 50, और बाकी का काम तो आपका हो ही गया है। क्लियर है क्या, समझ गए हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर और कुछ खरगोश हैं। एग्जैक्ट जानकारी हमारे पास नहीं है, बट 2 अलग अलग जानवर का नाम दे दिया है। यदि उनके सिर हेड को गिना जाए तो उसकी संख्या 200 है। मतलब ये है कि 200 उनके पास जानवर है। अब पता चलेगा कि भाई देखो एक जानवर का तो एक ही सिर होता है, अब 200 सिर है मतलब 200 जानवर है। अब पता चल गया, बट कितने कबूतर है कितने खरगोश है अभी हम आगे शायद पता चल सकता है। आगे पढ़ने में पता चला उनके पैरों को गिना जाए, यदि उनके पैर को गिना जाए तो कितना है, उनकी संख्या 500 है, 580 है। अब देखिए जब सिर को 200 कहा तो मैंने कह दिया 200 जानवर है, लेकिन 580 कह रहा है तो हम नहीं बता सकते। क्यों, क्योंकि भाई कबूतर के कितने होते हैं और खरगोश के कितने होते हैं सबको पता है। कबूतर का 2 और खरगोश का 4 होता है, तो हम नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट में कितने कबूतर हैं और कितने खरगोश हैं। क्लियर है क्या। अब इसको मैं 2 अलग अलग तरीके से बताऊँगा। तो पहले वो तरीका देखते हैं जैसे आपने पिछला वाला बनाया था। यहाँ पे सिर से आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कितने कबूतर कितने खरगोश हैं, लेकिन मैं पैर से लगा सकता हूँ। कैसे, तो भाई देखो पैर की संख्या है 580। अब आप सबको पता है कि मान लेते हैं यदि पूरा का पूरा कबूतर होता या पूरा का पूरा खरगोश होता तो
तो मैं एक तरफ खरगोश को लिख लेता हूँ। चलो मैंने यहाँ पे ख लिख दिया खरगोश को। तो भाई देखो पैर की संख्या खरगोश में कितनी होती है जी, तो खरगोश में होता है 4। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 गुना 200। यदि पूरे के पूरे 200 जो हैं खरगोश होते तो पैर की संख्या तो 4 गुना 200 कर दिया। और इस तरफ ले लेते हैं हमारा दूसरा स्थिति कबूतर का। तो आप सबको पता है कि यदि कबूतर होते तो कबूतर में पैर की संख्या 2 होती है, और पूरा पूरे यदि 200 कबूतर होता तो 2 गुना मैं 200 लिखूंगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ भाई, सब में कबूतर हो या आपका खरगोश हो, सिर की संख्या 1 होती है, इसलिए मैंने पैर को लेके चलना शुरू किया। तो मुझे पता है कि खरगोश में 4 होता है, इसलिए मैंने 4 गुना 200 लिखा। मैं मान के चल रहा हूँ कि पूरा पूरा खरगोश होता तो कितना होता, तो पूरा पूरा खरगोश होता मेरे भाई तो यहाँ पे 800 पैर होते, और पूरा का पूरा कबूतर होता तो ये देख लो 200 का 2 से गुणा करोगे तो आपका 400 होता। जबकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 580 कहा है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, तिर्यक गुणा करता हूँ और यहाँ से घटाता हूँ। तिर्यक घटा रहे हैं, गुणा नहीं कर रहे हैं हम। तो 580 में से आपका 400 चले गए मेरे भाई, तो यहाँ बचा 180। और इस तरफ से ऐसे घटाइए, 800 में से 580 चले गया तो आपके पास बचेगा 110। सॉरी 210, माफ़ करिएगा, 220 बचेगा, है ना, 220 बचेगा। कितना बचेगा? 220 बचेगा, है ना। अब देखिए अनुपात के रूप में है ये। अब आप इसको जोड़ के एक बार देख लीजिए कि कितना आ रहा है। तो भाई मेरे इधर 180 आ रहा है, इधर आ रहा है 220, मतलब कुल मिलाकर मेरे पास कितने जानवर आ गए? 400 आ गए। जबकि क्वेश्चन में कितना कहा है? 200। अरे भाई देखो ये खरगोश का ये तो पैर निकाले हो, तो जो अनुपात में आता है उसी का हिस्सा है ना जी। तो देखो क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास पैर को हमने ऊपर लिखा है, मतलब इधर हमारा जो है सिर का अनुपात आ रहा है। सिर का अनुपात खरगोश 180 दिखा रहा है और कबूतर का आपका 220 दिखा रहा है। आप दोनों को जोड़ोगे तो 400 आ रहा है, जबकि नियमतः क्वेश्चन में कितना दिया है? 200 दिया हुआ है। तो 400 में हम क्या करेंगे? 200 आ जाए, आधा 2 से भाग देते ना, तो हम क्या करेंगे? इधर भी 2 का भाग देंगे और इधर भी 2 का भाग देंगे। 2 का भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि प्रश्न में दिया है भाई 200 और अभी आपका अनुपात आ रहा है 400। और अनुपात को तो हम एग्जैक्ट नहीं मानते हैं ना, अनुपात तो कम ज़्यादा हम कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट मान तो क्वेश्चन में दिया उसके आधार पर लेंगे। तो मैंने कहा 400 को 200 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से भाग देना पड़ेगा। तो मैं दोनों पक्ष में 2-2 से भाग दे दिया। अब इसको भाग दे के देख लीजिए, तो देखिए भाई 80 को 2 से 180 को भाग दोगे तो इधर आ जाएगा आपका 90, और इसको जब भाग दोगे तो 110। अब देख लीजिए 90 और 110 को जोड़िए, आपका 200 आ जाएगा। मतलब खरगोश की संख्या है 90 और कबूतर की संख्या आपकी 110। जो भी क्वेश्चन में पूछा रहेगा उसको आपको बता देना है। चूंकि यहाँ पे क्या बोला था? दोनों को पूछा था, तो भाई आपका आ जाएगा खरगोश 90 और कबूतर आपका 110। क्लियर है क्या? ये देखिए यहाँ मैंने डिटेल में लिख दिया है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बस यहाँ पे समझने वाली बात थी। यहाँ को हम जोड़ेंगे मेरे भाई तो 400 आएगा, जबकि प्रश्न के अनुसार 200 है। तो मैं यहाँ से 2 से भाग दे दिया। जब मैं यहाँ पे कुल में 2 से भाग दूंगा तो यहाँ पे भी 2 से भाग दूंगा और यहाँ पे भी 2 से भाग दूंगा। तो अब मेरा जो ओरिजिनल अनुपात आ जाएगा, इधर आ जाएगा 90 और इधर आ जाएगा आपका 110। क्लियर है? अब इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। आपको क्वेश्चन में 2 चीज़ें जो सटीक दी हुई है, एक सिर की संख्या और एक आपकी पैर की संख्या। तो पहले पकड़ते हैं सिर को। तो देखिए सिर की संख्या कैसे, खरगोश और कबूतर दोनों में एक एक सिर होता है, इसलिए मैंने ख प्लस क लिखा है, खरगोश प्लस कबूतर बराबर 200। लेकिन पैर की बात करें भाई, तो पैर की संख्या 4 होती है खरगोश में और आपका कबूतर में होता है 2। तो मैंने 4 खरगोश प्लस 2 कबूतर बराबर 580 लिखा है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन के हिसाब से मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए आपके हिसाब से ये 2 समीकरण दिख रहा होगा। अब आप किसी एक को काट दीजिए तो किसी एक को बराबर करना पड़ेगा। आप चाहे खरगोश को बराबर करेंगे भाई तो यहाँ 4 का गुणा करना पड़ेगा, और यदि कबूतर को करोगे तो 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो हम हमेशा सस्ता को पकड़ते हैं। तो यहाँ पे यदि मैं 2 का गुणा कर दूँ 2 तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा भाई 400। अब मैं इसको घटाऊँगा तो ये देखो 2 कबूतर कट जाएगा। 4 खरगोश में से 2 खरगोश घटाइए तो मेरे पास कितना खरगोश बचेगा? ये देखो यहाँ पे 2 खरगोश बचेगा। और 580 में से 400 घटाइए कितना बचेगा? आपका 180। तो 2 को इसे भाग दे दीजिए तो खरगोश की संख्या आ गई 90। अब 200 में से 90 खरगोश है मेरे भाई, तो बचा कितना? तो 200 में से 90 घटा दो तो कबूतर की संख्या आ जाएगी आपका 110। तो ये भी एक तरीका है, बहुत आसान है, ज़्यादा आपको कंझट नहीं करना पड़ेगा। तो एक बार आप प्रैक्टिस करके देखिएगा जरूर। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अब देखिए यहाँ पे आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर आधारित क्वेश्चन है। इत्मीनान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकदम सरल क्वेश्चन नहीं आ जाता है, आप लोग को पता है आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। 6.10 मतलब 6 रुपये 10 पैसे रुपये प्रति किलोग्राम, ये यहाँ पे 1 किलो का भाव दिया गया है कि चीनी में 2 रुपये 85 पैसे
प्रति किलोग्राम चीनी। दो अलग अलग प्रकार का चीनी दिया है। पहले का भाव है 6 रुपये 10 पैसा, दूसरे का भाव है आपका 2 रुपये 85 पैसा। और जो 2 रुपये 85 पैसा वाला चीनी है उसका मात्रा भी दिया हुआ है, क्वांटिटी भी दिया हुआ है, कितना 126 किलो दिया है। ठीक है, अब क्या कहता है, को मिलाया जाता है, मतलब दो अलग अलग चीनी है, एक 610 वाला और एक 285 वाला। ये जो 610 वाला है आपका 6 रुपये 10 पैसा और ये है आपका 2 रुपये 85 पैसा। इन दोनों को आपस में मिलाया गया। अब एक चीज़ क्या ज्ञात है, इसका वजन ज्ञात है कि 126 किलो था, लेकिन इसका मुझे नहीं दिया गया है। ठीक है, मतलब मान लेते कुछ भी XYZ रहा होगा। अब जब दोनों को मिला दिया जाता है तो यहाँ पे जो आपका जो चीनी मिलेगा उसे 4 रुपये 80 पैसे की दर से बेचा। 4 रुपये 80 पैसा। मैंने फर्स्ट डे ही बताया था, देखो ये पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है और ये आपका औसत है। नियम में क्या कहा था मैंने कि एक औसत से एक वस्तु की मूल्य ज़्यादा और एक मूल्य का कम, मतलब पहला वाला देखो औसत से ज़्यादा है और दूसरा वाला औसत से कम है। ठीक है ना, नियम में ही है ना, बिल्कुल ठीक। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जब वो आदमी दोनों को मिलाता है तो वहाँ पे क्रय मूल्य नहीं डिसाइड कर रहा है, वो 4 रुपये 80 पैसे के हिसाब से नहीं, उसको क्रय मूल्य नहीं बनाया है। वो कह रहा है कि 4 रुपये 80 पैसे की दर से बेच रहा है। देख भाई, ये मेरा क्रय मूल्य इतने रुपए और ये इतना रुपये मेरा क्रय मूल्य है, दोनों को मिलाता है और इस दर से वो बेच रहा है। बेच कर ऊपर में 6 रुपये 10 पैसा, 2 रुपये 85 पैसा आपका क्रय मूल्य है, जबकि 4 रुपये 80 पैसा आपका विक्रय मूल्य है। तो देखिए क्वेश्चन कहता है कि जब वो इस दर में बेचता है तो उसको 20% का लाभ होता है। कितने परसेंट का लाभ? 20% का लाभ होता है। लाभ हानि भी आ गया। तो वो पूछ रहा है कि जो 6 रुपये 10 पैसा वाला था वो कितना चीनी था, मतलब आपका 2 रुपये 85 पैसा वाला आपका 126 किलो था, तो जो 6 रुपये 10 पैसा वाला था वो कितना मात्रा में मिलाया गया था। क्वेश्चन को थोड़ा सा, पहला है इस टाइप का क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा समय लूँगा मैं, आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो जो चीज़ दिया गया उसको हम एक 1 बाय 1 लिखते चलते हैं। अब देखिए हमारा जो नियम है मिश्रण का, क्या कहता है कि भाई यदि आपको औसत जो भी चीज़ दिया गया जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्रय मूल्य दिया रहता है औसत का, तो ये दोनों भी मेरे पास क्रय मूल्य होना चाहिए। इस क्वेश्चन में देखिए दोनों का क्रय मूल्य तो दिया हुआ है, लेकिन इसका विक्रय मूल्य दे दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? अब ये बताइए, यदि आप विक्रय मूल्य को आधार मान के चलोगे, क्योंकि आप बोलोगे कि औसत का विक्रय मूल्य दिया है, तो आप जो है इसका विक्रय मूल्य कहाँ से लाओगे? क्योंकि भाई यदि आपने थोड़ा भी गणित पढ़ा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, तो आप जो है किसी वस्तु को खरीदे बस हैं, अभी बेचे नहीं हैं। तो जब हम किसी चीज़ को बेचते हैं भाई, या तो लाभ होता है या हानि होता है, समझिएगा बात को। और लाभ और हानि होता है तो रुपए में होगा या परसेंट के रूप में होगा। और जब तक ये दोनों चीज़ नहीं बताया जाएगा आपको, तो विक्रय मूल्य आप कैसे निकालोगे? या आपसे विक्रय मूल्य दे देगा तब आप लाभ हानि निकालोगे कि भाई व्यक्ति बेचा तो लाभ में बेचा कि हानि में बेचा। क्वेश्चन को थोड़ा समझिए बातों की, पकड़ना कहाँ से है, क्योंकि वो ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि इसका समाधान तो आपको बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन बुक में आपको क्या लिखा रहेगा, आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर गड़बड़ हो जाता है। तो देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको कि मेरे पास दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकालने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि मेरे पास लाभ हानि नहीं दिया है। लेकिन जो मिश्रण का जो मेरे पास विक्रय मूल्य दिया है ना, मिश्रण का जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है उसका मैं चाहूँ तो क्रय मूल्य निकाल सकता हूँ। कैसे? क्योंकि भाई मेरे पास विक्रय मूल्य में लाभ हुआ है, तो मतलब मैं क्रय मूल्य आराम से निकाल सकता हूँ। कैसे? देखिए मैं आपको निकाल के सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य का लाभ कैसे निकालते हैं? तो क्रय मूल्य में कितना परसेंट का लाभ? 20% का। आपका ओरिजिनल कितना परसेंट होता है? हमेशा परसेंट 100% होता है। अब 20% लाभ मिला तो क्रय मूल्य का कितना हो गया? 120%। क्रय मूल्य का 120%, लाभ इसलिए 100 में जोड़ दिया, 20% हानि करता तो क्रय मूल्य गुणा में 80% लिखता, क्योंकि क्रय मूल्य को मैं 100% मान के चल रहा हूँ। तो क्रय मूल्य का 120% बराबर क्वेश्चन में दिया है 480, मतलब 4 रुपये 80 पैसा। ऐसे कहने का मतलब मेरा, समझ गए क्या? क्रय मूल्य का 20% लाभ बराबर 4 रुपये 80 पैसा। अब इसको आपको क्या करना, बस तोड़ना है। तो कैसे तोड़ते हैं? जब ये इस तरफ जाएगा मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, ये 4.80। अब 120 को कैसे लिख सकते हैं आप? क्योंकि जब परसेंट को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 120/100। आपको जितना कम लिखना है उतना अच्छा है। 120% को कैसे लिखते हैं? 120/100 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब जब आप 120% को जब आप पक्षांतर करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये देखिए मैं इसको लिख देता हूँ। यहाँ मेरा क्रय मूल्य है, यहाँ पे मैं 120/100, अभी सिर्फ ये समझाने के लिए आपको, ठीक है। 4.80 है, ऐसे पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 4.80 गुणे में हो जाएगा आपका 100 और बटे में हो जाएगा आपका 120। अब इसको डायरेक्ट कैसे सोचना वो भी बताऊंगा, बस ध्यान से सुनिए।
इधर देखिए दशमलव के बाद 2 संख्या है और इधर देखिए 2 शून्य है, तो दशमलव जो को 0 खा जाता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 480 और इधर बचेगा आपका 120। समझ गए क्या? अब इसको आपको क्या करना है, काट देना 0 से 0। अब 12 चौक 48, मतलब वो आदमी जो है 4 रुपये क्रय मूल्य बनाया रहा होगा। जब दो अलग अलग प्रकार की चीनी को मिला के क्रय मूल्य कितना बनाया होगा, 4 रुपये बनाया होगा, और वो बेचा उसको 4 रुपये 80 पैसे में, तभी उसको 20% का लाभ मिला। क्लियर है क्या? चलिए देख लेते हैं। क्रय मूल्य का मतलब गुना, उसको मैंने बना दिया 120। 120 क्यों बनाया मैंने अभी आपको बताया। 100% हम मान के चलते हैं भाई, किसी भी चीज़ को हम 100% मानते हैं। 20% का लाभ मतलब 20% इसको और दे दो तो 120। तो क्रय मूल्य का 120% क्वेश्चन में दिया 4 रुपये 80 पैसा। अब जब इसको आप पक्षांतर करोगे तो इस प्रकार से वो क्या हो जाएगा, 100/120 हो जाएगा। दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं उतना जीरो अगर दिखे तो उसको बराबर कर दो, ये हो जाएगा आपका 480/120। 0 0 काटोगे भाई 12 चौक 48, मतलब क्रय मूल्य आपका आ गया 4 रुपये। अब मेरा काम हो गया आसान। ये औसत है और ये मेरे को पहली वस्तु का, और ये मेरे पास दूसरी वस्तु का, और ये मेरा औसत। अब बस फार्मूले में बैठा दो। तो ये देखो मैंने बैठा दिया, 2 रुपये 85 पैसा, 6 रुपये 10 पैसा, और औसत अभी मैं 4 निकाला हूँ। ठीक है, अब इसको घटाइए तो 6 रुपये 10 पैसे में से 4 रुपये घटाओगे तो आपका बचेगा 2 रुपये 10 पैसा। और आप वैसे ही 2 रुपये 85 पैसे को 4 रुपये में आप ऐसे घटाओगे तब बचेगा आपका 1 रुपये 15 पैसा। आगे अनुपात। अब आपको क्या करना है, देखो कैसे। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, काटता हूँ। देखिए अनुपात को अपन क्या करते हैं, बराबर करते हैं। देखो दशमलव से दशमलव काट दो। कैसे काटें? अब ऐसे नहीं भाई कि इधर 1 दशमलव इधर 2 दशमलव, भाई दशमलव के बाद 2 संख्या इधर भी है, दशमलव के बाद 2 संख्या, इसलिए आप दशमलव दशमलव कैसे काट सकते हो। 5 का तो पहाड़ा पढ़ ही सकते हैं, पढ़ सकते हैं ना, तो चलिए पढ़ देते हैं। 5 का पहाड़ा पढ़ देते हैं। देखो 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, ऐसे कर लो। और इधर देखो 5 दूना 10 और 5 तिया 15, 42, और इधर आपको बच गया 23। अब देखिए क्वेश्चन में आपको 2 रुपये 85 पैसे वाले का वजन दे दिया है, अनुपात में आया भाई मेरे 42/23। अब तो कटेगा नहीं 42/23 कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा भाई, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको देखिए, मेरे पास 2 रुपये 85 रुपये प्रति किलो वाला 126 था, अनुपात में 42, और क्वेश्चन में दिया 126। तो 42 में ऐसा क्या संख्या का गुणा करूं कि 126 आ जाए। तो यदि मैं इसको 3 गुना कर दूं तो देख लो, 3 दूना 6 और 3 चौक 12, 126 आ जाएगा। उसी प्रकार से जब आप इस तरफ 3 का गुणा करेंगे तब आप इधर भी 3 का गुणा करेंगे। तो देख लो भाई, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। तो आंसर क्या आ गया आपका, 69 किलो। मतलब 6 रुपये 10 पैसे वाला 69 किलो चीनी जो है मिलाया गया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई, 69 किलो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 60 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को 65 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिला जाए। दो मेरे पास चाय का क्रय मूल्य दिया है, अनुपात पूछा है, और जबकि मिश्रण का जो है देखिए क्या दिया है, बेचने पर। देख लो भाई, ऊपर में जो है 2 अलग अलग चीनी का क्रय मूल्य दिया है और यहाँ पे विक्रय मूल्य दे दिया है, और विक्रय मूल्य के साथ लाभ हानि देता है तो हम क्रय मूल्य आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ये क्रय है ये क्रय है, तो इसका भी मैं क्या कर लेता हूँ, क्रय मूल्य निकाल लेता हूँ। क्रय मूल्य निकालने के लिए मैंने अभी आपको तरीका क्या बताया है, क्रय मूल्य गुना 100 तो रहता ही है, लाभ है तो 100 में 10 और जोड़ दो तो 110, तो कितना 68.20। ये परसेंट के रूप में है, तो परसेंट है तो ऑटोमेटिक जब इस तरफ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गुणा 100 होगा, और जब गुणा 100 होगा भाई तो ये दशमलव को खा जाएगा। समझिए बात को, जितना कम पेपर में पेन पेंसिल का उपयोग करेंगे उतना ही आपके लिए सही रहेगा। इधर देखिए परसेंट तो है मेरे पास, ये लीजिए। अब मैं इसको बटे में मेरे पास मान के चलिए यहाँ पे 100 है, और जब मान के चलिए कि मैं इस तरफ करूँगा तो वो गुणा के रूप में जाएगा, और जब गुणा के रूप में जाएगा तो इधर 2 शून्य और इधर दशमलव के बाद 2 अंक है तो आपस में एक दूसरे को खा जाएगा, सिर्फ बचेगा बटे में 110। अब इस चीज़ को इतना नहीं लिखना है आपको, मैं जो कह रहा हूँ उसको बस ध्यान से देखिए।
सब कुछ अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पे बटे में 100 है, परसेंट मतलब 100 रहेगा ही, उस तरफ जाएगा और वो 100 दशमलव को खा जाएगा। तो ये देखिए मैंने यहीं पे सब कुछ बराबर कर दिया, उसको काटने की भी आवश्यकता नहीं है, या ऐसे छोटा सा काट दीजिए। अब ये देखो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगल बगल में जब रहता है लेफ्ट राइट में तो भी कटता है, और जब ऊपर नीचे रहता है तो भी कटता है। तो देखो 0 से 0 मैं ऐसे काट देता हूँ, और 11 का पहाड़ा पढ़ूंगा 66, और 11 दूना 22, कुल मिला के मेरा 62 जो है वो आएगा क्या, क्रय मूल्य। अब मेरा काम हो गया खत्म, क्योंकि मेरे पास औसत का भी क्रय मूल्य मिल गया, पहली वस्तु का भी क्रय मूल्य है और दूसरी वस्तु का भी क्रय मूल्य है। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट पहुँचता हूँ डायग्राम में। तो ये देखिए भाई, एक वस्तु है 60 रुपये में, दूसरी वस्तु है 65 रुपये में, और 62 आपका औसत हमने अभी निकाल लिया है। अब बस घटाना है, तो 65 में से 62 गया 3, और इधर देखिए 62 में से आपका जब ऐसे 60 को घटाओगे तो आएगा 2, कुल मिला के यहाँ पे आएगा 3:2। क्वेश्चन में 3:2, क्योंकि अनुपात ही पूछा था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल 17 रुपये 50 पैसे की दर से खरीदा। दूसरा 30 किलो चावल को कुछ रुपए, यहाँ पे दूसरा जो 30 किलो लिया उसका मात्रा गायब है, मतलब रुपए गायब है, कितने रुपए किलो वाला कुछ कह दिया, मतलब याद करना है। और दोनों को मिला दिया, 30 किलो का 2 चावल खरीदा है मेरे भाई, एक को 17.5 रुपये में खरीदा है, दूसरा का हमको नहीं पता है। और जो मिश्रण बनता है उसको 18 रुपये 60 पैसे की दर से बेचा, फिर बेचा कह दिया। बेचा कहना मतलब 20 आपका ये विक्रय मूल्य है, और इसमें भी 20% लाभ मिला है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, क्रय मूल्य निकाल लेता हूँ, और क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो चीज़ अज्ञात है, कि दूसरा 30 किलो लिया था उसका दर पूछा है आपसे, कितना रुपए के हिसाब से खरीदा होगा। तो जो पूछा हम निकाल लेंगे। पहले हमारे पास क्या है, मिश्रण का फार्मूला में बैठाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मिश्रण का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट देखो, क्रय मूल्य 120% और 18.60, मैं यहीं पे समझ जाऊंगा कि दशमलव के बाद 2 अंक है, ये परसेंट को 2 अंक से काट दूंगा। ये देखो 0 से 0 काटूंगा, 12 का पहाड़ा पढ़ दे भाई, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, और फिर दशमलव के बाद 0 दोगे तो फिर 12 पंचे 60, मतलब 15 रुपये और 50 पैसे ऐसे हो जाएगा। ये मतलब 15.5 रुपये आपका मिश्रण का क्रय मूल्य हो जाएगा। क्लियर है क्या? ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। डायरेक्ट डायग्राम में आते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य है 17.5 रुपये, दूसरे का आपको ज्ञात करना है। औसत आपके पास मिला है 15.50, और दोनों जो चावल है उसका मात्रा देखिए कितना कितना दिया हुआ था मेरे भाई, 30 किलो दिया हुआ था। इधर भी 30 किलो, इधर भी 30 किलो है। तो यही हमारा क्या है, 30 किलो हमारा अनुपात है ना। तो 30 किलो को हम काटेंगे तो कितना मिलेगा, 1:1 मिलेगा। कितना मिलेगा हमको, 1:1 मिलेगा। अब चलिए देखिए, ये तो खैर अनुपात भी ओरिजिनल नहीं, क्योंकि अनुपात नहीं पूछा आपसे। आपसे पूछा है मेरे भाई कि ये जो है 17.5 रुपये का है, तो ये कितने रुपये में खरीदा होगा। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, घटाने वाला काम शुरू करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास ये हम ऐसे घटाएंगे ना जी, क्योंकि ये ओरिजिनल थोड़ी नहीं है, तो अनुपात है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको ये कटने के बाद हमारे पास एक एक तो आ गया है, लेकिन यही ओरिजिनल है ऐसा मान लें क्या, नहीं मान सकते, क्योंकि हमको तो घटा के देखना पड़ेगा ना मेरे भाई। अब देखिए ये जो मान आने वाला है ना, वो 15 से छोटा आएगा। कैसे पता चला? अरे भाई, 1 से बड़ा 1 से छोटा, ये देखो ये बड़ा है, ये इससे छोटा है, तो ये जो आने वाला है वो इससे छोटा नहीं होगा जी। 1 से बड़ा 1 से छोटा बोला हूँ ना मैं आपको, ठीक है। तो जो आने वाला है वो 15 से 15.5 से छोटा आने वाला है। अब देखिए हम यदि इसको घटा रहे हैं मेरे भाई इसको, तो ओरिजिनल में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 15.5 में से 17.5 में से 15.5 जाएगा तो 2 आएगा कि नहीं आएगा, 2 आएगा। वेरी गुड, 2 आएगा ही आएगा। तो ये देखो यहाँ पे अनुपात में 1 आया है और ओरिजिनल में 2 आ रहा है। तो 1 से 2 कैसे बनेगा, तो 2 का गुणा करेंगे तभी 1 से 2 बनेगा। तो जब इधर 2 का गुणा करोगे मेरे भाई, तो इधर भी तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। अनुपात में हमेशा बराबर समानता का अधिकार रहता है, यहाँ पर किसी को 2 किसी को 3 नहीं देते। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आपका काम आसान हो गया भाई, 15 से कम आएगा तो 15 से कितना कम आएगा, तो 2 कम आएगा भाई। तो 15.5 में से 2 कम कर दो भाई, 13.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13.50। क्लियर है क्या, 13.50 आंसर आएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ यहाँ चीज़ को। वजन बराबर दिया है मेरे भाई, मतलब मैंने कहा 1:1, तो हम घटा के इसको देखें तो घटाने के बाद हमको अगर 1 आता तो आंसर वही हो जाता। लेकिन यहाँ पे घटाने के बाद तो 2 आ रहा है ना, मतलब 2 कैसे आ सकता है, अनुपात में भले ही आपका 1 दिया हो, ओरिजिनल में आया 2, तो 1 को 2 बनाने के लिए 2 का गुणा करोगे, तो दोनों पक्ष में 2 का गुणा करोगे। अब यहाँ पे आ गया 2। अब देखिए यहाँ का जो मान है, x का मान है मेरे भाई, वो 15.50 से तो छोटा आने वाला है ना।
तो 15.50 में से 2 को हटा दो जी, तो आ जाएगा आपका 13.50। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 15 किलो चावल 29 रुपये की दर से खरीदा और 25 किलो चावल को 20 की दर से खरीदा और दोनों को मिला दिया और दोनों के मिश्रण को 27 रुपये की दर से बेचा। दोनों के मिश्रण को कितने रुपये की दर से बेचा? 27 रुपये की दर से बेचा। तो उसे कितना लाभ हुआ और लाभ का प्रतिशत। देखिए हालांकि क्वेश्चन तो एक ही बनता है, लेकिन यहाँ पे मैंने दोनों पूछ दिया, लाभ भी पूछ दिया है और लाभ का प्रतिशत पूछ दिया। और मैंने आपको पहले भी अभी कुछ टाइम पहले कहा कि लाभ हानि कैसे निकालते हैं। भाई यदि किसी सामान को खरीदी मूल्य से ज़्यादा बेचते हैं तो लाभ होता है, और यदि आपका खरीदी मूल्य ज़्यादा निकला और कम में बेच दिया तो आपका हानि हो जाता है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने टोटल कितना चावल खरीदा है और किस रेट में खरीदा है, क्योंकि हमारे पास खरीदी मूल्य का भी रेट दिया है और बिक्री का भी दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले टोटल निकालता हूँ। तो पहले मैं खरीदी को जोड़ लेता हूँ, क्योंकि मैंने 2 अलग अलग प्रकार का चावल खरीदा है। 15 वाला 29 किलो लिया हूँ, 15 वाला 29 किलो, तो 15 गुणा 29 करिए, 435 आएगा। दूसरे प्रकार का चावल को मैंने 25 किलो को लिया है 20 के भाव में, तो 500 रुपये, मतलब मेरे जेब से टोटल कितना गया? 935 रुपये टोटल क्रय मूल्य। 40 किलो चावल खरीदा मैंने, 15 किलो 29 के भाव में, 25 किलो 20 के भाव में, मेरे जेब से टोटल गया 935। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य, तो 40 किलो जो मैंने खरीदा था उसको 27 के भाव में बेचा हूँ। जो मिश्रण था बाबू उसको 27 के भाव में बेच रहे हो ना जी। तो 40 किलो को आप किस में बेच रहे हो? 27 के भाव में बेच रहे हो। तो 40 गुना 27 कर देते हैं, तो 40 गुना 27 करोगे तो 1080, और 1080 में बेच रहे हो और ख़रीद रहे हो 935 में। तो दिख रहे हैं ना कि लाभ में बेच रहे हो। घटा दो, घटाओगे तो कितना आएगा आपका? 145 रुपये। तो पहले क्वेश्चन का आंसर लाभ कितना हुआ? तो 145। और लाभ का प्रतिशत कहेगा भाई, तो लाभ का प्रतिशत कैसे निकालते हैं? तो जो भी लाभ मिले उसको ऊपर किसके सापेक्ष में लाभ निकालते हैं? तो हमेशा लाभ या हानि क्रय मूल्य के सापेक्ष में निकालते हैं। तो लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे में ऐसे 100। तो देख लो भाई 45, 145 बटे में 935 और गुणे में ऐसे 100, काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 15.5%। अब आप सोचेंगे सर आपने तो शॉर्टकट ट्रिक से बताया ही नहीं, आपने कैसे डायरेक्ट बना दिया? तो उस क्वेश्चन का आंसर ये है मेरे भाई, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ विक्रय मूल्य दिया था। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य देने से, सिर्फ दे देने से आप क्रय मूल्य तभी निकाल पाओगे जब आपको लाभ हानि दिया हो। बिना लाभ हानि दिए कैसे निकालेंगे जी? भाई मैं कहूँ कि मैंने एक सामान को 100 रुपये में बेच दिया, बताइए कितने में खरीदा था, कैसे बताओगे? मैं यदि आपसे कहता कि भाई मैंने 100 रुपये में खरीदा और 10% लाभ में बेच दिया, तब आप आराम से बता सकते हो 100 में खरीदा है, 10% लाभ में बेचा, मतलब आदमी 110 में बेचा है। क्योंकि लाभ और हानि जब तक नहीं बताऊंगा आप कैसे निकालोगे? मैं कहता आपको 90 रुपये में बेचा हूँ भाई हैं, और इतने अब मुझे 5 रुपये का नुकसान हुआ, तब आप बता सकते हो कि 5% नुकसान कैसे निकाला होगा आदमी, या 5% नुकसान कैसे होगा। मेरा कहने मतलब ये भाई कि विक्रय मूल्य के साथ जब तक लाभ हानि नहीं दिया रहेगा, आप जो है क्रय मूल्य ज्ञात नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। और जब वो तरीका काम नहीं आएगा तब आप कैसे फिर आप यहाँ पे मिश्रण लगाओ? क्योंकि मिश्रण के लिए तीनों का जो है मात्रा समान होना चाहिए। यहाँ क्रय तो ये क्रय होना चाहिए, या यहाँ विक्रय यहाँ विक्रय होना चाहिए। और चूंकि जब यहाँ पे ये लॉजिक नहीं बैठ रहा है, तब आपके पास जो बच गया कौन सा तरीका? ये जो आपका बेसिक जो तरीका है वो तरीका, तो आप इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे आपका समय कैसे बचेगा? तो कैलकुलेशन बचेगा आपका। जितना आप कम से कम लिखोगे, जैसे यहाँ मुझे समझाना था मैंने सब लिखा, मैं डायरेक्ट मैं कैसे करता जब पेपर बैठता, तो डायरेक्ट मैं 15 और 29 से गुणा करता, डायरेक्ट 25 और 20 से गुणा करता, और फिर डायरेक्ट 40 का 27 से गुणा करता। मतलब ये वाला सेक्शन मैं डायरेक्ट ये लेके आता। कैलकुलेशन मेरा करने का तरीका जो मैं भी आपको बताऊंगा, कैलकुलेशन कैसे फास्ट कर सकते हैं आप, इसको निकालता फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाता। ठीक है, चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखिए 30 रुपये केजी मूल्य वाले 12 किलो चावल को 40 रुपये प्रति केजी मूल्य वाले 8 किलो चावल के साथ मिला दिया गया, तो मिश्रित चावल का औसत ज्ञात करना था। बहुत ही सरल और आसान क्वेश्चन है ये। मेरे पास 30 रुपये केजी दिया है और 40 रुपये केजी दिया है, और मेरे पास वजन भी है 12 किलो और 8 किलो। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है औसत प्रति किलोग्राम, तो भाई आधार हम उसी को मानेंगे। औसत प्रति किलोग्राम पूछा है तो हम किलोग्राम को क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो है आपको आधार लेके मानना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे किलोग्राम दिया हुआ है ना, औसत प्रति किलोग्राम, ठीक है ना।
तो औसत प्रति किलोग्राम के लिए देखिए मैंने यहाँ पे बना दिया है 30 रुपये प्रति किलो, 40 रुपये प्रति किलो, दो अलग अलग वजन। और यहाँ पे अनुपात देखिए 30 वाला 12 किलो है और 40 वाला मेरा 8 किलो है। अब बस आपको घटाने और गुणा करने वाला बस काम बच गया है। तो देख लीजिए, डायरेक्ट पहले मैं देखता हूँ घटा के, फिर मैं काट छाट शुरू करूँगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा अंक नहीं है। तो देखिए 40 में से मैं क्या घटाऊँ कि 12 आ जाए। जब 40 में से आप यदि 28 घटाते हो तब आपका 12 आएगा। क्लियर है ना। अब इस तरफ से भी देखिए, क्या 30 में से 28 घटाने से आपका 8 मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं, मतलब ये आपका ओरिजिनल अनुपात नहीं है। क्लियर है ना। इसी को आप कैसे सोच सकते हैं, दूसरा तरीका, आप यहाँ पे देखते हैं कि ये 4 दूनी 8 है और ये 4 तिया 12 है, तो पहले काट लेते फिर बनाना शुरू करते मेरे भाई, है नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए कैसे होता कि भाई 40 में से क्या घटाएं कि 3 बचे, तो आप कहते हैं 37, तभी तो 3 बचेगा। अब इस तरफ देखिए 37 में से 37 में से आप 30 घटाओगे तो यहाँ पे आना चाहिए था 7, जबकि आ रहा है 2, मतलब ये भी आपका गलत है। तो देखिए अब कहेंगे सब गलत है तो सही क्या है। मेरे कहने मतलब आप अधिकतम कितना सोच सकते हैं। तो पहले तो हमने देखा घटा के कि यहाँ पे 12 और 8 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। फिर हमने देखा कि हम 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 करते हैं तो भी नहीं आएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, संभावना रहता है कि एक बार में हो सकता है आंसर आ जाए और एक बार में ना आए। तो मैंने आपको जो बेस्ट तरीका बताया हो कि जब भी कन्फ्यूजन की स्थिति हो तो अधिकतम काट लो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, अधिकतम कट गया, इससे ज़्यादा तो कटेगा ही नहीं कटेगा। अब एक बार काटने के बाद देख लो कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक बार हमने देखा तो 40 में से क्या घटाएं कि 3 आ जाए, तो भाई मेरे क्योंकि ये जो मान आने वाला है वो 30 से ज़्यादा आएगा और 40 से कम आएगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट 40 में से मैं 37 को घटाऊँगा तो मुझे 3 मिल जाएगा। ये तो मिल जाएगा लेकिन ये नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे 7 आ रहा है। तो मैंने क्या कहा था, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट क्या करना है आपको, अनुपात को जोड़ते हैं और संख्याओं को घटाते हैं। तो 3 और 2 5 होगा मेरे भाई, और 40 में से 30 जाएगा आपका 10 आएगा, मतलब आपका आएगा 1 कमान 2। 1 कमान 2 काट दी ना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 जी। तो अब यहाँ पे देख लो भाई 1 कमान 2 है तो 2 का 2 से गुना करोगे तो 2 दूनी 4, और इधर जब 2 का गुणा करोगे तो 3 दूनी 6, मतलब आंसर क्या आएगा 6:4। क्लियर है क्या, क्या आएगा आपको 6:4। लेकिन क्वेश्चन में 6:4 नहीं पूछा है, मिश्रण का पूछा है। तो अब देख लीजिए भाई कि 40 में से क्या घटाऊँ कि मुझे 6 मिले। तो 40 में से मैं क्या घटाऊँगा कि मुझे 6 मिलेगा, तो मैं घटाऊँगा 34, तभी तो 40 में से 34 घटाऊँगा तो क्या आएगा भाई 6 आएगा। अब दूसरे तरीके से देखिए, इस तरफ से देखिए, 34 में से 30 को घटाइए तो क्या आएगा आपका 4, ये देखिए आ गया। तो इस क्वेश्चन का आ जाएगा आपका 34 रुपये प्रति किलोग्राम। क्लियर है क्या, दोनों तरीके से सोच सकते हैं। हाँ, आप इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं बनाना चाहते तो चूंकि देखिए तो डायरेक्ट आप औसत की विधि से ही बना सकते हैं। तो चलिए मैं उसको ही बता देता हूँ यहीं पे फटाफट। तो देखिए यदि आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सोचते कि कुल का मुझे औसत निकालना है भाई, तो औसत का फार्मूला आप सबको पता है कि कुल मतलब संख्याओं का योग बटे संख्या। तो देखो भाई संख्याओं का योग कैसे निकाल सकते हैं आप। ये देखिए मेरे पास 30 किलो है 12 गुणा में, और प्लस 40 रुपये के वाला मैं 8 किलो लिया हूँ, तो ये हो जाएगा संख्याओं का योग। और कुल कितना किलो लिए हो आप, तो कुल लिए हो 12 किलो और 8 किलो, तो 12 8 20, ये देखो आ गया। अब आपको क्या करना है, काट छाट कर लेना है। तो 12 और 30 का गुणा कर लो और 40 और 8 का गुणा कर लो और 20 से भाग दे दो, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। इसको आप करके देख लीजिएगा। औसत तो निकालने आता ही है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, तो 12 किलो और 8 किलो, क्योंकि हमको पूरे चावल का निकालना है ना। चलिए करके देखिएगा इसको, ठीक है। बात करेंगे अब यहाँ से शुरू हो रहा है आपका चाल, समय और दूरी वाला मिश्रण का क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। एक व्यक्ति ने 80 किलोमीटर की दूरी को 7 घंटे में तय किया। इसमें से कुछ दूरी साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष दूरी कार से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय की। तो आपको बताना है साइकिल से कितना यात्रा तय किया। ये आपसे पूछ सकता था कि दूसरा क्या था हमारा, कार है तो कार से कितना दूरी तय की, कुछ ही पूछ सकता था। अब क्वेश्चन को मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, थोड़ा समय लूँगा क्योंकि ये चाल समय दूरी वाला पहला क्वेश्चन है। कुल दूरी दिया है 80, ये हमारा कुल दूरी है ऐसे 80 किलोमीटर, और इस दूरी को पार करने में उसको कुल समय लग रहा है 7 घंटा। लेकिन इसको वो 2 भाग में तय कर रहा है। कौन कौन सा 2 भाग, तो ये देखिए भाई एग्जैक्ट तो हम नहीं पता, उसी हमको ज्ञात करना है। लेकिन आधा कुछ दूरी को वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आपका साइकिल से जा रहा है, सी लिख दिया मैंने, और कुछ दूरी को जो है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बाई
पहला किससे जा रहा था हमारा साइकिल से और दूसरा हमारा कार से। तो ये देखिए मैंने इसको कार लिख दिया, इसको मैंने एस वाई लिख दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो। क्लियर है क्या? अब वो पूछ रहा है कि कितना दूरी साइकिल से गया और कितना दूरी कार से गया। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसको पहला क्वेश्चन को तीनों तरीके से बताऊंगा। तो चलिए पहले फोकस करते हैं दूरी पर आधारित। तो पहले मैं क्लियर कर दूं, यहाँ दूरी होनी चाहिए, दूसरे का भी दूरी होना चाहिए, मतलब साइकिल का दूरी भी, कार का दूरी, और यहाँ पे औसत मतलब कुल दूरी। तो दूरी दूरी औसत भी दूरी, मात्राएं समान हैं। और जब दूरी रहता है तो हमारा अनुपात क्या निकलता है मेरे भाई, समय का। चाल के लिए भी समय, और जब समय का निकालते हैं तब आता है आपका दूरी। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था लेक्चर के शुरुआत में। ठीक है, तो चलिए फिर फोकस करते हैं। अब देखिए, यदि आप ये कार इस तरफ यहाँ पे होगा भाई, देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, है नहीं। देखिए दूरी को फोकस करते हैं। मेरे पास एग्जैक्ट दूरी 80 है। कार की बात करते हैं और साइकिल की बात करते हैं। पूरे के पूरे 7 घंटा तक यदि वो साइकिल से जाता, समझिएगा, पूरे के पूरे 7 घंटे यदि वो साइकिल से जाता तो 8 की स्पीड में जाएगा तो 8 सत्ते 56 किलोमीटर की दूरी तय करता, समझिएगा। और यदि पूरे के पूरे 7 घंटा वो कार से जाता तो 16 की स्पीड में जाता मेरे भाई, तो 16 सत्ते 112 होता। समझ में आया? जैसे मैंने कबूतर वाले में बताया, बिस्किट वाले में बताया, समझिएगा। यदि मैं पूरे के पूरे 7 घंटा, क्योंकि एग्जैक्ट 7 घंटा वो चल में वो 80 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं ना जी, तो पूरे आप साइकिल में जाते मेरे भाई तो 56 किलोमीटर होता, पूरे का पूरे कार में जाते तो 112 किलोमीटर होता। जबकि क्वेश्चन में आपको औसत दिया है 80, पहले का 56, साइकिल का 56, कार का 112 और औसत दिया है आपका 80। अब आपको क्या करना है, ऐसे घटा देना है, इसको ऐसे और इसको ऐसे। तो ये देखिए आपका क्या आ जाएगा, आपका 112 में से 80 गया मेरे भाई 32, और 80 में से 56 घटाओगे आपका आएगा 24, मतलब 32:24। और ये जो हमारा है वो क्या है हमारा, ये हमारा समय का निकलेगा अनुपात। तो हमने देखो यहाँ पे भाग दे दिया, 8 चौके 32 और 8 दिया 24, तो मेरे पास आया 4:3। अधिकतम जहाँ तक कटना था मैंने काट दिया। क्लियर है क्या? और अनुपात किसका निकलता है, समय का। और 4 घंटा और 3 घंटा 7 घंटा, और क्वेश्चन में भी 7 घंटा दिया, इसलिए मैं ज़्यादा अब इससे आगे काम नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे तो 7 घंटे में ही तय करना था ना, और उस अनुपात में भी 7 घंटा आ चुका है। क्लियर है क्या यहाँ तक? क्योंकि मैं दूरी को फोकस कर रहा हूँ इसलिए मैंने कार का दूरी निकाला, साइकिल का दूरी निकाला, और अनुपात आएगा दूरी के लिए समय का। अब आपका एग्जैक्ट पता चल गया कि साइकिल से बंदा 4 घंटा तय करेगा और कार से जो है वो 3 घंटा तय करेगा। काम खत्म हो गया है। मुझे निकालना था साइकिल से दूरी, तो भाई मेरे साइकिल से आदमी जो है वो 4 घंटे तक चला, तो साइकिल की स्पीड कितना मेरे भाई 8, तो 8 चौक वो 32 किलोमीटर को वो साइकिल से तय किया। अब आपको 80 में से घटा लो, या फिर डायरेक्ट, आपको तो पता है ना 16 की स्पीड से कार में जाता है, और कितने घंटा जाता है जी, 3 घंटा कहा है, तो 16 तिया 48। तो ये देखिए हमारा साइकिल का आ गया 32 और कार का आ जाएगा आपका 48। क्लियर है क्या? चलिए अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से बताता हूँ। वहाँ पे मेथड मेरा रहेगा समय पर आधारित, क्योंकि आपके पास एक ही क्वेश्चन में सब कुछ दिया है, चाल भी दिया है, समय भी दिया है, दूरी भी दिया है, तो आपकी अपनी मर्जी है, कहीं से बनाइए आंसर सेम आएगा। अब मैं बात करता हूँ समय की। मेरे पास तीनों में के लिए कॉमन चीज़ दिया है क्या, 7 घंटा। 7 घंटा कैसे पता चला कॉमन? अरे भाई कुल दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा है, टोटल 7 घंटा ना, तो वही तो मेरा औसत होगा ना भाई। एक तरफ है साइकिल, एक तरफ है कार। अब ये बताइए, मान लेते कि पूरा का पूरा 80 किलोमीटर को आप 8 की स्पीड से जाते हैं, तो 80 किलोमीटर को आप 8 की स्पीड से भागोगे तो कितना समय लगेगा जी, 8 दाम 80, मतलब आपको 10 घंटा लगेगा। समझिए बात, क्योंकि जब यहाँ समय है मेरे भाई तो यहाँ पे भी समय होना चाहिए और यहाँ पे भी समय होना चाहिए। क्लियर है ना? तो यदि आप 80 किलोमीटर को 8 के हिसाब से जाते साइकिल में तो 10 घंटा लगता, और यदि आप 80 किलोमीटर को कार से जाते और 16 की स्पीड से जाते तो आपको कितना घंटा लगता, तो 16 का पहाड़ा पढ़ लो मेरे भाई, तो लगता आपको 16 पंचे 80, तो 5 घंटा लगता कार से, 10 घंटा लगता आपको साइकिल से, और औसत है 7 घंटा। घटा दे मेरे भाई, तो 7 में से 5 गया 2 और 10 में से 7 गया आपका आ जाता है 3। और आपको पता है कि जब आप समय की बात करते हैं तो आपका अनुपात जो निकलता है वो किसका निकलता है, आपका दूरी का निकलता है। किसका निकलता है, आपका दूरी का निकलता है। ये लीजिए मैं इसको लिख दिया हूँ। कार के लिए देखिए 80/8,
80/16 7, 2:3 दूरी, और दूरी आ गई मेरा 5। आपका अनुपात में आया है 5 दूरी, और क्वेश्चन में एग्जैक्ट दिया है 80 दूरी, मतलब 5 बराबर 80, तो 1 बराबर, तो 1 बराबर आ जाएगा 16। तो भाई मेरे 1 का मान 16 है, तो साइकिल का कितना मान है जी 2, तो 16 दूनी 32, और कार का कितना मान है 3, तो 16 3 48, मतलब साइकिल से 32 किलोमीटर गया भाई साहब, और 48 किलोमीटर जो है वो कार से गया। आंसर सेम आया कि नहीं आया? आप जहाँ से पकड़िए आंसर आएगा, बट क्रॉस चेक मत करिएगा वहाँ पे कि मैं इस तरीके से भी बना लेता हूँ, उस तरीके से बना लेता हूँ करके। एक पकड़िए, जहाँ से भी शुरू करेंगे आंसर आएगा, गारंटी है। अब चाल बेचारे ने क्या बिगाड़ा है, हम अब चाल से भी बना लेते हैं। तो चलिए चाल पर आधारित भी देख लेते हैं। अब सोचिएगा यहाँ पे मेरे पास साइकिल का भी दिया है 8, कार का भी दिया है 16, लेकिन मेरे पास कुल का तो नहीं दिया है मेरे भाई। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। सबको पता है कितनी दूरी है 80, और समय कितना लगता है 7। 80 किलोमीटर की दूरी को 7 घंटे में कहा है ना भाई, वही तो पूरा एग्जैक्ट है ना जी, औसत जी। तो यहाँ पे लिख दो 80/7। क्लियर है क्या? चलिए तो पहले लिख लेते हैं, 8 साइकिल का, 16 कार का, और औसत निकालेंगे तो 80/7। अब यहाँ पे समझिएगा बात को, घटाना है, आपकी अपनी मर्जी है, कैसे घटा सकते हो आप। तो भाई आप 80/7, एक बड़ा है और एक छोटा है जी, है नहीं? तो ये देख लीजिए, एक आप कैसे घटाओगे, इसमें से आप 8 घटाइए। तो आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 7, तो ये ऐसे तीरे गुणा कर लो, तो 80 में से आपका क्या कर लो, 8 7 56, तो 56/7 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख लोगे आप, 56/7 लिख लोगे, ठीक है ना? ओह सॉरी, माफ़ करिए, 80 में से 56 घटाना है आपको, ठीक है? 56 घटाएंगे आप, तो 80 में से आप 56 को घटा दीजिए आप, ठीक है? तो 80 में से जब आप 56 को घटाओगे तो कितना बच जाएगा, देखो आपका बच जाएगा ये 24 बचेगा। तो इस तरफ लिख लो आप 24/7। और अब जब इस तरफ ऐसे घटाएंगे तो आप कैसे लिखोगे इसको भी, चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये देखिए 16 माइनस 80/7, देख लो, अभी मैं आपको बताया था 16 7 112 आया था। तो 112 में से आप जब 80 घटाओगे, बटे में 7 है, तब आपका कितना आ जाएगा मेरे भाई, 32/7। अनुपात के रूप में लिखोगे, 7 7 तो काट दो, फिर वही 8 3 24, 8 4 32 आ गया, 3:4, साइकिल का 3, कार का 4, तो फिर दूरी बताना है ना, तो 8, ठीक, कुछ गड़बड़ है क्या? घटाइए, तो यहाँ पे घटाने में कुछ गड़बड़ कर दी है क्या हमने? अच्छा, ये अनुपात इधर उधर हो गया, क्योंकि जब 80 में से जब हम 56 घटाएंगे तो ये 24 इस तरफ आएगा, माफ़ करिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये देखिए, जब हमने यहाँ पे ऐसे था ना, ये ऐसे हम इधर घटा रहे हैं ऐसे, तो यहाँ पे हमारा क्या आया था, जब हम घटा रहे हैं तो यहाँ पे हमारा आया था हमारा 24 आया था, वो इस तरफ लिखाएगा 24/7, और जब हम इसको घटाएंगे तो हमारा 32/7 इस तरफ ऐसे लिखाएगा। क्लियर क्लियर? तो ये देखिए ऐसे काटिए, 8 4 32 और 8 3 24, तो हमारा आ जाएगा 4:3। 4:3 समय आएगा। तो 8 के हिसाब से 8 4 32 और ये 16 3 48। अब इसी देखिए दूसरे तरीके से कैसे, आपको जब यहाँ पे 80/7 आया ना, आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप 7 का पहाड़ा पढ़ो, 7 11 70, 3/7 ऐसे लिख सकते हैं क्या? अगर हम भिन्न को हटा देते हैं तो अब देखिए ये 11 सही 3/7 हो जाएगा। अब समझिए बात को, इसके जगह में आप 11 सही 3/7 लिख दीजिए। अब घटाइए ऐसे तिरछा जी, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, 11 में से 8 गया भाई मेरे 3, और बचेगा 3/7। क्लियर है क्या? इस तरफ देखिए, लगभग मैंने इसको बताया था आपको, 7 में से 3 भाग को इस भाई साहब ने रख लिया है, ऐसे सोच सकते हैं आप। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4/7, ठीक है? या मैंने ये भी कहा था कि 16 में से 11 सही 3/7 तो घटाना है, तो आप इसको लगभग 12 मानिए, तो 16 में से 12 गया मेरे भाई आएगा 4, 7 का 3 भाग तो इसमें है, तो 4/7 भाग इसका हो जाएगा। क्लियर है क्या? ऐसे भी आप कर सकते हैं, इसको तोड़िए, तो 7 चौक 28, 28 4 32/7 इधर बचेगा, और ये 7 या 21 और 3 24/7 आपका मेरे भाई इधर बचेगा।
अनुपात के रूप में, तो 7 और 7 कटेगा, 8 चौके 32 और 8 तिया 24, तो ये देखो 4:3। मतलब जहाँ से भी शुरू करोगे आगे बढ़ना है, पीछे नहीं आना। देखिए मैंने आपको 2-3 तरीके से बता दिया है, कुल मिला के आपका आंसर आ जाएगा 4:3। ठीक है क्या? ये देखिए मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 245 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में 2 भाग में पूरा करता है। पहले भाग बस द्वारा, और बस का स्पीड दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा भाग को रेलगाड़ी द्वारा तय करता है और उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब बताना है आपको रेलगाड़ी द्वारा कितना दूरी तय किया। यह चाहता तो पूछ सकता था बस द्वारा, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। अब देखिए आपका कॉमन सेंस के ऊपर निर्भर करता है कि आप, क्योंकि यहाँ पे तो 3 तरीका प्रैक्टिस मैंने करा दिया है। अब सोचिए मेरे पास बस का स्पीड दिया है और रेलगाड़ी की स्पीड दिया है, तो मुझे यदि ट्रेन की स्पीड मिल जाएगा तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट स्पीड पर आधारित बना सकता हूँ, मतलब चाल पर आधारित। तो आप ये सोचिए कि चाल क्या डायरेक्ट मिल रहा है क्या? डायरेक्ट मतलब आपको तो पता चाल कैसे निकालोगे, 245/6 करोगे, क्योंकि दूरी बटा समय। अब आप देखिए ये 6 का गुणज नहीं है 245, तो अगर आप 245 में से 6 से भाग दोगे ना, तो कम से कम आपको भिन्न से बचने का कोशिश करना है, क्योंकि भिन्न आता है ना तो थोड़ा सा समय आपको वेस्ट होता है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि जब भी भिन्न वाला आए तो आप चाल से मत बनाइए। आप क्या करिए, दूसरा तरीका पकड़िए। तो दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, आप समय पर आधारित बना सकते हैं या दूरी पर आधारित बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, दूरी पर आधारित बना लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास दूरी एग्जैक्ट 245 दिया हुआ है। तब मैं अगर 30 की स्पीड से जाऊँगा तो 30 × 60 आराम से बता सकता हूँ 180, और 50 की स्पीड से 6 घंटे जाऊँगा तो देखो 50 छक्के करूँगा तो 300 आराम से, मतलब मुँह से ही मैं गुणा कर ले रहा हूँ। आप भी कर लोगे भाई, क्योंकि 30 और 6 का गुणा तो सभी कर सकते हैं। तो चलिए मैं डायरेक्ट दूरी पर फोकस करता हूँ। मैंने रीज़न भी बता दिया दूरी को ही क्यों लेके चल रहा हूँ, क्योंकि दूरी से आसानी से मैं गुणा कर पा रहा हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि पूरी 6 घंटे तक यदि आप बस से जाओगे और 30 की स्पीड से जाओगे तो 30 × 60 करोगे मेरे भाई, तो 180 किलोमीटर की दूरी तय करोगे। और रेलगाड़ी से जाओगे यदि पूरा की पूरा 6 घंटा 50 की स्पीड से, तो आएगा आपका 300। और जबकि क्वेश्चन में दिया है 245। अब देख लीजिए घटाना है तो 300 में से 245 घटाइए, तो 300 में से 245 को आप घटा के देख लीजिए कितना आएगा आपका, आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 55। और 245 में से 180 घटा दीजिए। ठीक है, तो 45 में से 280 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 65। ठीक है क्या? कोई गड़बड़ तो नहीं है? चलिए अब देख लेते हैं, कुछ कट रहा है क्या? कट तो जाएगा। ये देखो 5 दोनों 5 का गुणज है ना, दोनों 5 का गुणज है, तो 5 11 और 5 13, तो क्या आ गया 11:13। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुकिएगा, क्योंकि आपका जो है ये अनुपात आया है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है मेरे भाई दूरी, और मैं दूरी तभी बता सकता हूँ जब कौन सा वाहन से आप कितना दूरी तय करते हैं। मतलब रेलगाड़ी का पूछा है तो मुझे यदि चाल दिया है तो मुझे समय पता चल जाएगा, तो मैं चाल और समय कूड़ा कर दूंगा भाई, है नहीं। तो देखिए समय मुझे एग्जैक्ट कितना दिया हुआ था, 6 घंटा। मतलब 6 घंटे को दोनों को बांटना है जी, कुछ दूरी बस से गया होगा, कुछ दूरी आपका रेलगाड़ी से गया होगा। मेरे पास क्वेश्चन में दिया है 6 घंटा, लेकिन यहाँ पे देखिए जो समय का अनुपात आया है वो 24 घंटा आ रहा है। 13 घंटा आपका रेलगाड़ी का दिखा रहा है और बस का दिखा रहा है 11 घंटा। तो 11 और 13 घंटा जोड़ोगे भाई 24 घंटा आ रहा है। और जबकि क्वेश्चन में दिया मुझे कि 6 घंटे में ही दूरी को तय करना है, तो 24 घंटे को 6 घंटा कैसे बनाया जा सकता है? क्योंकि अनुपात ओरिजिनल वैल्यू तो है नहीं, ओरिजिनल तो कुछ ना कुछ दूसरा आएगा। तो भाई मेरे 24 घंटे को अगर आपको 6 घंटा बनाना है तो आप 4 से भाग दे दो। 4 छक्का 24, ये देखो 6 घंटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई मेरे? अभी इस अनुपात को देखोगे तो बस का 11 घंटा दिखा रहा है, रेलगाड़ी का 13 घंटा दिखा रहा है। 13 घंटा को और 11 घंटा को जोड़ोगे तो 24 घंटा आएगा। जबकि क्वेश्चन कहता है एग्जैक्ट मुझे 6 घंटे में 245 किलोमीटर की दूरी को तय करना है। तो इस 24 घंटे को मैं 6 घंटा कैसे बना सकता हूँ? तो मैं 4 से भाग दे देता हूँ। तो जब आप यहाँ 4 से भाग दोगे तो ये 4 छक्का 24 आ जाएगा, तब मुझे यहाँ पे भी तो 4 से भाग देना पड़ेगा और यहाँ पे भी 4 का भाग देना पड़ेगा। समझ रहे हैं क्या? तो ये देखिए प्रश्न में 6 घंटा दिया है, तो मैं 4 से यदि भाग देता हूँ तो मुझे 6 घंटा मिल जाएगा। इसलिए मैं 11 को भी 4 से भाग दूंगा और 13 को भी 4 से भाग दूंगा। क्लियर है क्या? अब मुझे पूछा है सिर्फ रेलगाड़ी का, तो रेलगाड़ी 50 किलोमीटर के हिसाब से कितना घंटा, तो कितना घंटा चल रहा भाई रेलगाड़ी? 13/4 घंटा।
जो कटता है उसको काट दीजिए, 2 दूना और ये देखो ये 2 25 हो जाएगा। 25 और 13 का गुणा कर देते हैं, तो 25 और 13 का गुणा करके उसको 2 से भाग दे दीजिएगा। 25 3 75 और 25 से कम 25 और 25 और 7 करेंगे भाई मेरा 32 आ जाएगा। 32 को हम 2 से अपन क्या कर देते हैं, भाग देते हैं। कुल मिला के आपका आंसर आ जाएगा, ये देखिए 162.5 किलोमीटर। इसी प्रकार यदि आपसे बस का पूछेगा मेरे भाई, तो बस की स्पीड कितनी है, तो 30, और कितना समय चला, तो 11/4। तो फिर मैं काट देता हूँ, 2 दूना और 2 आपका 15, तो आ जाएगा ये आपका 156, सॉरी 165, और आपका यहाँ पे 2 से भाग दे दीजिए यहाँ पे, ठीक है क्या। तो जो बच जाएगा वो आपका किसका आ जाएगा, बस का आ जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का लेक्चर। अजय 10 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय किया। अपनी यात्रा का पहला भाग उसने कार से, दूसरा भाग बाइक से। कार और बाइक का गति दिया हुआ है, कार का और बाइक का, तो जो पहले दिया रहता है वो पहले का है, कार का 20 और बाइक का 12। तो इस बार आपको दोनों का अनुपात पूछा है, कार और बाइक का अनुपात दीजिए, मतलब सरल, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो क्या करते हैं, फिर से हम देख लेते हैं कि मेरे पास कार का भी चाल है, बाइक का भी चाल है, और कुल दूरी है 150 और कुल समय लग रहा है 10। तो यदि मुझे डायरेक्ट कट रहा है तो मुझे डायरेक्ट चाल मिल जाएगा, तो मुझे और कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। देख ले भाई, डायरेक्ट मुझे पता चल जाएगा कि इसको कितना घंटा, इसका स्पीड क्या होगा। अरे भाई 150 किलोमीटर की दूरी को 10 घंटे में तय कर रहा है, मतलब उसको कितना घंटा मतलब उसका स्पीड क्या है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गया क्या, कैसे आया। अरे बाबू चाल, ये देखो अरे भाई क्या हो रहा है ये, चलिए चाल, माफ़ करिएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी कितना दिया भाई, 150, और समय 10 घंटा, तो चाल कितना आया, 15 नहीं आया जी। अब जब मुझे डायरेक्ट मिल जा रहा है तो मैं क्यों आप समय वेस्ट करूं। मैंने पहले ही कहा अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम दूसरा तरीका सोचते। ठीक है, तो बाकी दूसरा तरीका साफ बनाइएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट चाल पे फोकस करता हूँ, क्योंकि मुझे इसका पता चल गया है 15, एक का दिया हुआ है 12, एक का दिया हुआ है आपका 20, और दोनों को अनुपात। लेकिन ध्यान दीजिए कार और बाइक का पूछा है ना, हाँ तो फिर उसी क्रम में लिखिए, कार का इधर लिखिए और बाइक इधर लिखिए, क्योंकि उसमें भी आपका अनुपात वाले में हमेशा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन में दोनों दे देता है। अब आपका काम खत्म हो चुका है, ये देखिए 12 में से 15 घटाइए 5, और 15 में से 12 घटाइए, कितना आ जाएगा आपका 3। तो कितना आ जाएगा आपका 3:5। अब देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, बात को समझिए। दोनों द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात पूछा है, तो आप यहाँ पे 3:5 लगा देंगे, तो आपका भैया जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। कैसे गड़बड़ हो सकता है, देखिए अनुपात है, ओरिजिनल तो है नहीं। अब कहेंगे कैसे पता चलेगा कि ओरिजिनल है कि नहीं है, तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, देखिए इस बंदे का स्पीड कितना है, मतलब अजय ही चला रहा है गाड़ी को, लेकिन ये हमारा किसका है, कार का है, और ये हमारा बाइक का है। ठीक है ना, ये हमारा बाइक का है। अब देखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से क्वेश्चन में ये जो मेरा निकला है ना भाई, वो मेरा क्या है, समय है। ये जब हम चाल को लेकर चलते हैं तो हमारा समय का अनुपात निकलता है ना जी, 3:5। कितना है ये, 8। क्वेश्चन में 8 घंटा दिया रहता ना भाई, तो यही आंसर हो जाता 3:5। लेकिन आंसर में 10 घंटा दिया है बाबू, और आ रहा है 8। आप कैसे बोल दोगे कि 3:5 आ रहा है, तो आप उसको क्या कर लीजिए, 2 तरीका बताता हूँ। एक तरीका ये है कि 20 की स्पीड से यदि आदमी 3 घंटा जाता, क्योंकि देखिए अनुपात आया मतलब कुछ ना कुछ तो है, भले एग्जैक्ट अनुपात नहीं है, लेकिन अनुपात तो कट के यहीं तक पहुँचा ही होगा ना। तो 20 की स्पीड से यदि आप 3 घंटे चलाएंगे तो कितना आएगा आपका, 20 × 60, और 12 की स्पीड से 5 घंटे चलाएंगे तो आएगा 12×5 = 60। कुल मिला के अनुपात आएगा 60:60, मतलब कुल मिला के आपका आंसर आएगा 1:1। एक तरीका। दूसरा तरीका देखिए, जब मैंने आपसे कहा कि इसका आपका कितना आया है, 3:5 आया है, अब आपका ये कट नहीं रहा है, तो ये एग्जैक्ट अनुपात क्या हो सकता है उसको ज्ञात करने के लिए आप इसको जोड़ के इसको घटा सकते हो ना। तो क्या आ जाएगा, ये 5 3 8, और ऊपर आ जाएगा 20 में से 12 गया 8, मतलब 8 = 8, मतलब 1 = 1। मतलब कुल मिला के अनुपात क्या आएगा, 1:1। क्लियर है क्या, नहीं समझे।
ज़्यादा मत सोचिए, बस ये सोचिए कि ये 3:5 बराबर 8 आया हुआ है समय, जबकि ओरिजिनल समय भाई मेरे 10 घंटा है। तो आप और लीजिए, एक और तरीका ले लीजिए, 8 बराबर दिया है मेरे भाई 10, ठीक है ना। मतलब 1 बराबर हो जाएगा आपका 10/8, होगा कि नहीं होगा, 1 बराबर 10/8। तो 3 गुणा 10/8 इधर लिख लो और 5 गुणा 10/8 इधर लिख लो। क्लियर है क्या? एक का मान जी देखो भाई, 8 बराबर आया है 10, तो 1 बराबर 10/8 नहीं होगा आपका, ठीक है ना। चलिए, तो कुल मिला के हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा समय निकलेगा। और हमको तो भाई क्या करना है, दूरी का अनुपात याद करना है ना, समय का अनुपात याद नहीं करना है, दूरी का अनुपात याद करना है। तो हमारा जो दूरी कैसे निकलेगा, तो देखिए मैं एक बार फिर से रिवाइंड कर देता हूँ। यदि यही इसी स्पीड से आप चलते तो 20×3=60, और ये हो जाएगा मेरा 12×5=60, 60 किलोमीटर ये चलेगा, 60 किलोमीटर ये चलेगा, आपका आ जाएगा 1:1। सबसे बेस्ट और आसान यही है। बाकी वो तरीका भी एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको जो सरल लगता है, लेकिन आप यहीं से पकड़िए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको जब दूरी कह दिया है तो दूरी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, चाल के साथ समय चाहिए। चाहे समय यहाँ पे 10 घंटा हो, यहाँ पे चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन जब वो अनुपात आ गया है ना बाबू, तो वो एक रूप है। क्योंकि देखिए, जब आप इधर 2 का गुणा करते हैं तो इधर 2 का गुणा करेंगे, जब आप इधर 5 का गुणा करते हैं, मतलब कुल मिला के जो ये जो है, किसी न किसी स्थिति में हम इसको 10 तो ले आएंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर भी गुणा होगा तो इधर भी गुणा होगा। लेकिन इसका जो समय जो 20 के साथ गुणा होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा ना। कहने का मतलब है, यदि मान लीजिए ये अनुपात में 3:5 ना होके, अभी मैं जैसे आपसे कहा कि 10/8 होगा और ये 10/8 होगा, तब भी भाई 8 कटेगा और ये 10 कटेगा, कुल मिला के 3 होगा कि नहीं होगा। या आप यदि इसको नहीं काटना चाहते तो ये 30 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तब भी तो आप इससे 20 से गुणा करोगे ना, तब भी देखो 20 और 30 से गुणा कर लो और 12 और 50 से गुणा कर लो, आंसर सेम आएगा, अनुपात एक ही आएगा। इसीलिए ज़्यादा मत सोचिए, 20×3=60। तो ये देखिए, ये क्या हो जाएगा आपका, 20×3=60, 12×5=60, 60:60, मतलब 1:1। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1:1। बना के देखिएगा, ठीक है। ये देखिए मैंने लिख दिया 12×5=60 और 20×3=60, 1:1। तो वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप तक पहुंच जाए। इसके लिए बेल आइकन दबाना तो ज़रूरी ही है नहीं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत।